हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। आज हम परीक्षा न्यूज जो हमारी करंट अफेयर्स की बड़ी बेहतरीन सीरीज है उसमें 9 जून का करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि परीक्षा न्यूज जो हमारी सीरीज है, हम हमारे यूपी के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं हम सारी इकट्ठा कर लेते हैं, और उसे हमारी कोशिश रहती है कि 10 से 15 मिनट में आपको वो दे दी जाए। एक तरीके की बिल्कुल ये समझ लो कि स्पून फीडिंग है, आपको बैठे बिठाई 15 मिनट में वो सारा चीजें मिल रही है जिसको आप 3-4 अखबारों से कलेक्ट करोगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि परीक्षा न्यूज से बाहर कोई भी करंट का क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स में खासतौर पर जो पूछे जाते हैं वो ना निकले। तो आप इसका पूरा लाभ लीजिए। लाभ कब ले पाएंगे? जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियोस को लगातार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे कि हम अलग अलग पीडीएफ डाल रहे हैं, अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो आपको सर्च करना होगा कौटिल्यशाला, स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिए स्लाइड्स में, KAUTILYASHALA। तो आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी मटेरियल आप एक बार चेक कीजिए, तो आपको वहां पर ये मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की परीक्षा न्यूज 9 जून की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर, यूपी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी आज नहीं थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हो, तो इसीलिए आज हम राष्ट्रीय पर ध्यान देते हैं। पहला, सर्वे ऑफ इंडिया आज न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया को मानव रहित विमान प्रणाली यूएएस रेगुलेशन या नियम 2021 से सशर्त छूट मिल गई है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो स्वामित्व योजना है जिसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म एक बार ध्यान दीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी वाले इलाकों के मानचित्रण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन का उपयोग करने के लिए सक्षम बन गया है। ड्रोन सर्वेक्षण के तहत तैयार होने वाले डिजिटल स्थानिक डेटा मानचित्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाने में सहायक होंगे। तो क्या थी ये स्वामित्व योजना, और सर्वे ऑफ इंडिया को क्या फायदा हो रहा है इस जो इसको छूट मिल गई है? देखो, स्वामित्व योजना के तहत ये निर्धारित किया गया है कि ग्राम वासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि कई बार गांव में क्या होता है कि जमीन के बहुत सारे मुद्दे रहते हैं कि जमीन किसकी है वो रिकॉर्डेड नहीं है। अक्सर ये देखने में आया है कि गांव में, शहरों में तो सब फिक्स है, वो सब दर्ज है कागजों में कि किसकी जमीन कहाँ तक है, लेकिन गांव में बहुत विवाद होते हैं। तो स्वामित्व योजना के तहत इसका बंटवारा करना था। तो बंटवारा कैसे होगा? पहले ड्रोन से उसको चेक किया जाएगा कि गांव की स्थिति कैसी है। तो भूमि रिकॉर्ड का फिर डिजिटलीकरण किया जाएगा, उसे कंप्यूटर में सेव कर दिया जाएगा। तो स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड भी वितरित किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। तो 2020-21 के दौरान ड्रोन का उपयोग करके कई स्टेट्स में 1 लाख गांवों में संपत्ति के रिकॉर्ड का सर्वेक्षण अभी तक किया जा चुका है। तो उसमें दुविधा ये आ रही थी कि ड्रोन को चलाने की छूट कई जगह नहीं मिल पा रही थी सर्वे ऑफ इंडिया को, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा। जो ड्रोन से जहां जहां मैप करना पड़ेगा, जहां ड्रोन की जरूरत नहीं है वहां तो ये योजना अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जहां ड्रोन की जरूरत है वहां ये नियम क्योंकि लागू नहीं थे तो वो आड़े आ रहा था। अब ये तेजी से काम स्वामित्व योजना का शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ड्रोन से भी मैपिंग शुरू हो जाएगी, और किस किसान की जमीन कहाँ तक है, कौन सा उसका घर कहाँ तक है, खेत कहाँ तक है, सब वो अब चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी, कंप्यूटर में सेव हो जाएंगी। तो ये लैंड के जो विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है? पंचायती राज मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखना है हमें। पंचायती राज इसकी निगरानी कर रही है, नोडल मिनिस्ट्री जो है पंचायती राज है, और सर्वे ऑफ इंडिया केवल उसके मैपिंग का काम कर रहा है, मैप बनाने का। आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछी जाती है, ये बहुत बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछी ही जाएगी किसी न किसी एग्जाम में पक्का, चाहे वो ट्रिपल एससी में पूछें, पीईटी में, या फिर लोअर पीसीएस में पूछें, या फिर यूपी पीसीएस प्री में पूछें। क्या है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 लॉन्च हो गई है। तो उसमें भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो शीर्ष 200 में 3 भारतीय यूनिवर्सिटी है। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आईआईएससी बेंगलोर जो है उसको अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान मिला है। अनुसंधान के क्षेत्र में, ओवरऑल नहीं, अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। इसके अलावा टॉप 200 में आईआईटी बॉम्बे है 177वें स्थान पे, और आईआईटी दिल्ली है 185वें स्थान पे, और ओवरऑल आईआईएससी बेंगलोर है 186वें स्थान पे। तो देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि अगर ओवरऑल पूछे कि आईआईएससी बेंगलोर की रैंक कितनी है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, तो 186। और अगर केवल पूछे कि अनुसंधान में कौन सी है, तो वो तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान रखना है। भारत की तीन यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल नंबर 1 है आईआईटी बॉम्बे, नंबर 2 आईआईटी दिल्ली, नंबर 3 आईआईएससी बेंगलोर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आईआईएससी बेंगलोर प्रथम पर। इसके अलावा 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये बहुत न्यूज में रही है ये दवा। तो अब ये न्यूज में क्यों आई है? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज कोरोना की दवा है ये, इस पर टेस्ट अभी चल ही रहा है। तो सीएसआईआर की एक लैब है आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इसने 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए ली फार्मा लिमिटेड एक कंपनी है, उसको जो प्रोसेस है, इसको बनाने की जो प्रोसेस है, वो उसका लाइसेंस दे दिया है कि अब आगे ली फार्मा इसको बनाएगा बड़े पैमाने पर। तो ये बनाई किसने थी वैसे? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये बनाई थी डीआरडीओ ने और डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज ने मिलके। अब आप कहेंगे कि जब डीआरडीओ ने और डॉक्टर रेडीज ने बनाई है, तो सीएसआईआर क्यों दे रहा है भैया परमिशन? परमिशन तो डीआरडीओ को देनी चाहिए। देखो, डीआरडीओ ने डीआरडीओ को मदद सीएसआईआर से भी मिली थी, और डीआरडीओ ने बना के सौंपी किसको? सीएसआईआर को। अब सीएसआईआर का काम है कि वो किसको सौंपता है, तो सीएसआईआर ने सौंप दिया है ली फार्मा लिमिटेड को। तो अब बड़े पैमाने पर वहां पे ये दवा बनेगी। तो अ, ये एक तरीके की अ, कोरोना की वो दवा है जो अभी फिलहाल जो पीड़ित हैं उन्हीं को दी जा रही है, जिनको नहीं हुआ इन्फेक्शन अभी तक उनको नहीं दी जा रही है। तो ये न्यूज में था इसीलिए। अब है एक बड़ी नियुक्ति हुई है। क्या है जी नियुक्ति? यूपी के लिए बहुत खास है ये। श्री अनूप चंद्र पांडे जी अब वो नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभालेंगे, यानी इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको पता होगा कि हमारे इलेक्शन कमीशन में एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बीच में जो खड़े हैं ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा 3 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक तो ये हो गए श्री अनूप चंद्र पांडे जी, एक ये हैं। तो एक और अभी भी वैकेंसी खाली हुई है। तो अ, अभी क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, ये जो है श्री सुशील चंद्रा जी, इनकी अध्यक्षता वाले भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के साथ, ये श्री राजीव कुमार हैं, इनके साथ श्री पांडे 3 सदस्यीय निकाय में दूसरे निर्वाचन आयुक्त के रूप में शामिल हुए। श्री पांडे अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए, इसलिए यूपी के लिए ये जरूरी है। तो यूपी की जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी होती है, मुख्य सचिव, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी में, तो वो रहे ये 2019 में, और फिर ये सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग में शामिल होने से पहले भी श्री पांडे ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हरित अधिकरण निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में काम किया है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके मेंबर भी ये रहे हैं यूपी के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसके अलावा आज एमएसपी के रेट डिसाइड कर दिए हैं। तो कौन करता है इसको डिसाइड? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कौन होते हैं इसके मुखिया? पीएम होते हैं। तो इन्होंने आज खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को डिसाइड कर दिया है। तो हमें कुछ कुछ फसलें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि धान पूछ लिया जाता है तो धान का पता होना चाहिए। धान सामान्य जो इस बार रेट मिलेगा वो 1940 मिलने वाला है, तो 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है इसमें। धान ग्रेड ए की बात करें तो वो 1960 होगा, इसमें भी 72 रुपए की बढ़ोतरी है। इसके अलावा हमें मक्का और अरहर ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो मक्का का जो रेट होगा इस बार 1870, और अरहर का होगा 6300। तो ये धान का बहुत इंपॉर्टेंट है, धान का जरूर ध्यान रखिए। धान सामान्य और धान ग्रेड ए लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो पूछा गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बीते साल की तुलना में सबसे ज्यादा तिल 452 रुपये प्रति कुंटल, और उसके बाद तुअर या उड़द 300 रुपये प्रति कुंटल के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में की गई है? तिल में, और उसके बाद की गई है उड़द में, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की अगर बात करें हम। और
मूंगफली और नाइजर सीड के मामले में बीते साल की तुलना में 275 रुपये और 235 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया, धान का रेट पता होना चाहिए 1940 और 1960, और इसके अलावा सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल में की गई, ये पता होना चाहिए। अगला है, एक एक्सरसाइज हो रही है कॉर्पेट, किस किस के बीच, इंडिया और थाईलैंड के बीच, और ये 31वां संस्करण है, इंडिया और थाईलैंड के बीच हो रही है, 31वां संस्करण है, 9 से 11 जून तक ये चलेगा। और भारत की ओर से आईएनएस सरयू और थाईलैंड का भी एक शिप है, उसका नाम पता होना कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक योजना शुरू हुई है ऑक्सीवन, किसने शुरू करी है, हरियाणा ने। क्या है, 1 वर्ष में 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। यूपी में कितने लगाए जाएंगे, हमने 2 दिन पहले कवर किया था, 30 करोड़। हरियाणा में 3 करोड़ लगाए जाएंगे, तो उसी को ऑक्सीवन नाम दिया गया है। और पंचायत की भूमि पर लगाए जाएंगे, पंचायत की 10% भूमि पर। और प्राण वायु देवता के नाम से एक और योजना है, 75 वर्ष से ऊपर का जो पेड़ है उसके रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी, जो भी इसका रख रखाव करेगा 75 वर्ष से बड़े पुराने पेड़ के लिए। इसके अलावा एक न्यूज में था, रायमोना आरक्षित वन कहाँ है ये जी, ये है असम में। असम में नया आरक्षित वन घोषित किया गया है। तो अब असम में कितने हो गए हैं, टोटल 6 हो गए हैं। और कौन कौन से हैं, 5। काजीरंगा पता होगा आपको, मानस है, नामेरी है, उरांग है, डिब्रू सैखोवा है। तो ये 6 हो गए हैं, इन 5 के अलावा छठा हो गया रायमोना। तो रायमोना की स्थिति क्या है, भूटान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र। उसके तहत कोकराझार एक जगह है, वहां पर रायमोना आरक्षित वन को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा अब आते हैं हम आर्थिक की खबर पे। बड़ी खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एक रिपोर्ट होती है, उसमें क्या कहा है कि भारत का 2020-21 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो अब 8.3% होगा। पहले ये 10.1% था, तो अब इसको घटा दिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बोला है इसलिए। इसके अलावा CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ये PSU है एक, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इसने लद्दाख ने लद्दाख के अंदर केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, यानी हम इसे कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, यानी ओवरऑल कोई भी पॉल्यूशन लद्दाख में ना हो। इस योजना में किसके साथ किसने समझौता किया है, CESL ने लद्दाख की गवर्नमेंट के साथ, या कहें वहाँ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ फिलहाल कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि क्या है, वो यूटी है। तो ये हो गया। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2021 में अब 5.6% बढ़ने की उम्मीद बताई गई है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है उसी रिपोर्ट में, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो 5.6% की दर से बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ऑपरेशन आयरन साइनाइड चल रहा है, जिसके तहत 18 देशों में संगठित अपराध पर वैश्विक कार्रवाई में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी न्यूज है, रूस ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया है। अमेरिका इससे पहले ही बाहर हो गया था, अब रूस भी बाहर हो गया है। तो क्या है ये ओपन स्काई ट्रीटी, इसमें क्या होता है कि जो सैन्य प्रतिष्ठान है उसके ऊपर निगरानी उड़ानों की अनुमति दी जाती है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही मना कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि रूस जो है इसका पालन नहीं कर रहा है, लेकिन रूस ने मना किया था, नहीं हम तो पूरा पालन कर रहे हैं। होता क्या है कि ये सपोज ये दो देश हैं, ये रूस है, ये अमेरिका है। तो क्या है, इन दोनों देशों ने आपस में हस्ताक्षर किया, हालांकि और भी देश हैं इसके अंदर। इन सब देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं कि अगर आपको लगता है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो संदिग्ध है, तो आप हमारे यहाँ पे विमान भेजिए और हमारे सैन्य अड्डों पे या जहाँ भी आपको लगता है कि हम कुछ गलत गतिविधि कर रहे हैं, तो वहाँ एक बार चेक कर लीजिए, अपने विमानों को भेज के ऊपर से पिक्चर्स वगैरह ले लीजिए। लेकिन अमेरिका ने कहा कि आप जो है विमानों को आने ही नहीं देते, तो रूस ने बोला नहीं हम तो आने देते हैं। तो इस तरीके से दोनों में विवाद हुआ। तो यही थी ओपन स्काई ट्रीटी, कि हमारा स्काई ओपन है, लेकिन अब दोनों देश इससे अलग हो चुके हैं। तो ओपन स्काई ट्रीटी का मकसद रूस और पश्चिमी देशों के बीच विश्वास स्थापित करना था। इस संधि के तहत 3 दर्जन से अधिक देश सेना की तैनाती और अन्य सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए एक दूसरे के क्षेत्रों में निगरानी उड़ानों का संचालन कर सकते थे। यह संधि 2002 में प्रभावी हुई और इसके तहत 1500 से अधिक उड़ानें संचालित की गई, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। तो ये 2002 में शुरू हुई, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था आज का परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
अगर आप इसकी स्लाइड्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, और भी बहुत सारी हम स्कीम या कहें हम इनिशिएटिव्स ला रहे हैं पूरा एग्जाम कवर कराने के लिए, यूपी पीएससी और यूपी के बाकी एग्जाम्स के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।